हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 1 to 3। ठीक है, इस चैप्टर की जो मैं करवाने वाली हूँ वो आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप लोगों को इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद जो है आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्यों कहती हूँ कि आप लोगों को जो एनसीईआरटी है एकदम बेसिक से लाइन टू लाइन पढ़ना है, उसे समझ कर पढ़ना है। अगर आप पेपर 2 एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जो लोग भी सीटेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं जो है 1 से लेके 3rd चैप्टर की जो है आप लोगों को करवाने वाली हूँ प्रैक्टिस। देखिए, वैसे तो मैंने जो है आप लोगों को एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 जो है पूरी कंप्लीट करवा दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है, एक्सप्लेनेशन वीडियोस, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जब उसे ओपन करेंगे ना पूरा चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगा, वो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको तो ये नोट्स मिले होंगे, लेकिन जो अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ, ये मैं तीनों चैप्टर करवाने वाली हूँ और टेलीग्राम पे इनके जो है आज ही मैं नोट्स जो है शेयर कर दूंगी, उसको अच्छे से पढ़ लेना। पार्ट 2 में जो है मैं दोबारा इन्हीं चैप्टर से जो है आप लोगों को करवाऊंगी फिर से प्रैक्टिस, जिसमें मैं जो है आज जो मैं ले रही हूँ 10-12 क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ। कल जो है 15 क्वेश्चन होंगे। और आप लोगों को बता दूँ ना, इन तीनों चैप्टर को मिला के अगर आप 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाता है। तो मैं इस तरीके से टोटल 12 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर की जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी। बस आप जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। यहाँ से जो है आप अगर आपका पेपर 2 एसएसटी है तो आप देखेंगे कि एसएसटी जो आपकी 60 मार्क्स की आती है उसमें आप 55 प्लस स्कोर करेंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन ये तभी होगा जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ उस तरीके से करें तो, क्योंकि मैं करवा रही हूँ और आप लोगों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है और सोचे कि आप अच्छा स्कोर कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं बोलती हूँ सीधी, आप लोगों को अगर मतलब स्कोर करना है अच्छा, आपको पास करना है, सीटेट के लिए सीरियस है, तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उनको जो है एक हेल्प की जरूरत है, जो सेल्फ स्टडी से अपना सीटेट निकालना चाहते हैं। यहाँ पे पूरी क्लासेस जो है मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। अभी जो क्लासेस हैं एसएसटी की चल रही हैं और सीडीपी की। ठीक है, एसएसटी और सीडीपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बीसीई का तात्पर्य क्या है। मतलब बीसीई स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, या बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा, या बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो आप लोगों को बता दूं कि जो बीसीई है ना, ये इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, एक होता है आपका बीसी और एक होता है एडी। याद रखिएगा, जो बीसी है ना, बिफोर बीसी, एक होता है आपका बिफोर बीसी जो है ये बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है, ये एनो डोमिनी बोला जाता है। बिफोर क्राइस्ट मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ठीक है, जिसे हम ईसा पूर्व लगाते हैं ना, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। और एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो 2000 जो है ईसा मसीह के जन्म का समय माना जाता है, और इससे पहले का जो भी ईयर होगा उसमें जो है आपका लगता है बीसी, और उसके बाद का जो समय होता है उसमें लगता है एडी। तो एक जो है ना क्वेश्चन जो मेरे टाइम में आया था, सीधे सीधे उस साल का जो है ईयर लिख कर आपसे पूछ देगा कि इसमें क्या लगेगा, एडी है या मतलब 2024 एडी है, एनो डोमिनी है, या बिफोर क्राइस्ट है, या मतलब इसको इस तरीके से घुमा के पूछेगा ना आपसे, बस सीधे सीधे पूछ लेगा कि इस साल जो है 2024 ये क्या है। तो ये याद रखिएगा, एडी है, एनो डोमिनी। एडी जो है ये वर्तमान के लिए यूज़ किया जाता है, वर्तमान के लिए, और बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, एनो डोमिनी जो है आपका वर्तमान का जो भी ईयर चल रहा है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो बीसीई का जो मतलब है, बीसी बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स जान लीजिए। देखिए, अंग्रेजी में बीसी को ईसा पूर्व बोला जाता है, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ईसा मसीह का जन्म का जो समय माना जाता है 2000। ठीक है, कभी कभी जो है तुम इन तिथियों से पहले जो है एडी, मतलब जहाँ पर एडी लिखा होता है वो जो है एनो डोमिनी बोला जाता है, और ये जो है वर्तमान के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, वर्तमान के लिए यूज़ किया जाता है, और मतलब कि ईसा मसीह के जन्म का समय। ठीक है, तो इसीलिए जो बोला जाता है 2024 जो है उसमें क्या लगेगा, एडी। ठीक है, 2000 के समय के बाद का जो भी टाइम पीरियड होगा, जो भी ईयर होगा, उसमें जो है एडी लगता है। 2000 से पहले का जो समय होता है उसमें क्या लगता है, ईसा पूर्व। नेक्स्ट जो है, एडी की जगह जो है सीई प्रयोग किया जाता है और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया जाने लगा है। तो सीई अक्षरों के लिए जो है ना
कॉमन एरा लिया जाता है। इसीलिए जो है आपका जब BCE बोला गया है तो CE की जगह पर जो है कॉमन एरा, तो मतलब बिफोर कॉमन एरा। समझ में आ गया क्या होगा? बिफोर कॉमन एरा। तो BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो अब जो है इसमें आप लोगों को जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, विश्व में अधिकांश देशों में जो कैलेंडर का जो प्रयोग होता है इसी कैलेंडर का ईसा मसीह वाला जो बात बोली गई है ना, बिफोर कॉमन एरा, इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में इसी कैलेंडर का प्रयोग जो है सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप में लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। 200 वर्ष पूर्व जो है इन तिथियों का प्रारंभ हुआ था। तो इस तरीके से जो है इससे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, कथन A और B पर विचार कीजिए। एनो डोमिनी का आशय क्या है? एनो डोमिनी का आशय ईसा मसीह के जन्म से, अभी मैंने बताया ना, एनो डोमिनी का आशय क्या है? ईसा मसीह के जन्म से है, क्योंकि AD जो है ये वर्तमान के लिए प्रयोग किया जाता है, राइट। AD वर्तमान के लिए, और ये जो है ईसा मसीह के जन्म से है, तो 2000 जो है वर्ष जो है इनका क्या माना जाता है? जन्म का समय। BCE का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय है, ये भी बात सही है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो यहाँ पे A और B दोनों सही है। अभी मैंने आप लोगों को पूरा क्लियर किया कि इस तरीके से, तो A सही है, केवल B सही है नहीं, दोनों सही है, तो ये भी नहीं होगा। A और B जो है दोनों सही है, तो उसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास जो है 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बिल्कुल, जो गंगा और इसकी जो सहायक नदियां हैं ना, जो सोन नदी है, मतलब गंगा और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उसके किनारे जो है नगरों का विकास कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये बात तो करेक्ट है। वह स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उगाए गए थे बिना की दक्षिण में थे। जो मतलब कि सबसे पहले चावल उगाए गए थे वो विंध्य के दक्षिण में थे। देखिए यहाँ पर विंध्य है, ये गलत हो गया है, विंध्य के दक्षिण में थे। तो ये क्या सही है? नहीं, विंध्य के दक्षिण में नहीं थे, विंध्य के उत्तर में थे, जो वो स्थान जहाँ पे सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो यहाँ पे जो है ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। केवल A सही है, बिल्कुल B तो सही नहीं है। तो यहाँ पे A और B की बात ही नहीं, केवल A जो है आपका सही है। आप समझ लीजिए इसको। देखिए उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये वही स्थान है जहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले जो है स्त्री और पुरुषों ने गेहूं और जौ की फसलें उगाना शुरू किया था। अगर कभी भी पूछा जाए ना सबसे पहले जो है कौन सी फसल उगाई गई थी, तो गेहूं और जौ। कहाँ पे? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो कि आज के टाइम में जो है पाकिस्तान में है, ये इन पहाड़ियों के पास जो है 8000 वर्ष पूर्व जो है क्या उगाया गया था? गेहूं और चावल जो है उपजाना आरंभ किया था। इन्होंने जो है जानवरों में भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को जो है पालतू बनाना शुरू किया था, ठीक है। और ये लोग कहाँ पे रहते? तो याद रखिएगा, ये जो लोग हैं ये गांव में रहते थे, ठीक है, नगर में नहीं रहते थे, गांव में रहते थे। तो ये जो है इसका फैक्ट जो है याद रखिएगा। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए उत्तर पूर्व गारो, आपको उत्तर पूर्व में जो गारो पहाड़ियाँ हैं, और जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे विंध्य पहाड़ियाँ, ये दिख रहा है विंध्य पहाड़ियाँ, और उसके बाद जो है आपकी जो वो गारो पहाड़ियाँ हैं, ये देखो उत्तर पूर्व, ये है ना, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले जो चावल है वो जो है विंध्य के उत्तर में, आपके पास ऑप्शन में क्या था? विंध्य के दक्षिण में उगाया गया था, ठीक है। यहाँ पे तो विंध्य के दक्षिण में नहीं उगाया गया था, विंध्य के उत्तर में सबसे पहले जो है चावल उगाया गया था। तो ये दोनों आपको ऑप्शन जो है क्लियर हो गए होंगे। देखिए ये जो है ना पूरे मैंने नोट्स प्रोवाइड किया, आपका पूरा हैंड रिटन नोट्स बनाया है, और वो नोट्स अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको पूरी NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं खुद नोट्स जो है आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ, कोई कॉस्ट नहीं है आप लोगों को। जो लोग पेड में नोट्स देते हैं यहाँ पे आप लोगों को फ्री में मिल रहे हैं, बस आप लोगों को ज़रूरत है इसको पढ़ने की, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोग जो है देखेंगे कि आप लोग जो CTET है ना बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना क्या है? NCERT, ठीक है। अगर आप NCERT पढ़ेंगे तभी जो है ये हो पाएगा। मैं केवल गाइड कर सकती हूँ, पढ़ना आपको हर जगह मैं बताऊंगी कहाँ से क्या पढ़ना है, लेकिन आप अगर सही से पढ़ेंगे ना तो आप ज़रूर जो है ये क्लियर कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि NCERT जो है आप क्लियर मेन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बात करते रहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। बिल्कुल, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात की जाती है ना, तो ऐसा लगने लगा था कि मतलब किसी को कुछ पता नहीं है, तो ऐसे ही मतलब वो लगाया जाता है एक मतलब कि ऐसा सोचा जाता है कि
हो सकता है कि वहाँ पे जो शासक थे उनका नियंत्रण जो है समाप्त हो गया होगा, जो जंगल थे उनका विनाश हो गया होगा, ऐसा बोला जाता है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में जो है क्या हो गई होगी, बाढ़ आ गई। ठीक है, तो देखिए जो सभ्यता के पूरे क्षेत्र में, तो आप लोगों को बता दूं जो हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगर थे, मतलब कि सभी जो क्षेत्र थे ना, सभी क्षेत्रों में बाढ़ आ गई, तो ये जो है गलत है। सभी क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आई थी, क्योंकि जो भी हड़प्पा के शहर थे वो सब जो है, आप लोगों को ये नहीं कि सब नदियों के किनारे ही बसे थे, नहीं, कुछ शहरों में जो है बाढ़ आ गई थी, सभी क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आई थी। पूरे क्षेत्र में जो है बाढ़ नहीं आई थी, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी, क्योंकि सभी क्षेत्र जो है नदियों के किनारे बसे नहीं थे, कुछ क्षेत्र जो है नदियों के दूर भी बसे हुए थे। तो ये ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सब नदियां सूख गई थी, बिल्कुल, जो नदियां थी वो जो है क्या हो गई थी, जो भी नदियां थी वो सूख गई थी। तो ऐसा जो है ना अंदाज़ा लगाया जाता है, कुछ वो नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जो है वहाँ पर नियंत्रण जो है समाप्त हो गया होगा, सब नदियाँ सूख गई होंगी, जंगलों का विनाश हो गया होगा, या बाढ़ आ गई होगी। तो बाढ़ जो है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई थी, कुछ ही क्षेत्र जहाँ पे नदियाँ थी, जहाँ पे नगर थे, वहाँ पे अगर नदियाँ थी तो वहाँ पे जो है क्या है, बाढ़ आ गई थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा आपका वो है ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डी का है पहला ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये सी क्यों गलत है ये मैंने बता दिया कि पूरे जो क्षेत्र, हर क्षेत्र जो है जो नदियों के किनारे नहीं बसा हुआ था, कुछ क्षेत्र नदियों से दूर भी बसे हुए थे। तो यहाँ पे लिखा है कि पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, इसलिए ये गलत हो गया है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी है जो चैनल पर नया है, देख रहा है, तो बस आप लोग जो है अगर आप लोगों को एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना है, एनसीईआरटी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप जो है सीरियस हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी जो है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही जो है एक मोटिवेशन का काम करता है। लगता है कि हाँ कुछ लोग जो है पढ़ रहे हैं, तो मन करता है कि मतलब और अच्छे से जो है आप लोगों के लिए जो है ये कंटेंट जो है रेडी करूँ। ठीक है, तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, यहाँ से आप लोगों को एक हेल्प जरूर मिलेगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? ये कैसे पता चलता है? देखिए महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। बिल्कुल, जो महाराष्ट्र है वहाँ पे पटना जो है मतलब एक पुरा स्थल है, पटने नामक एक पुरा स्थल है जहाँ से शुतुरमुर्ग क्या मिला है, अंडे के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए लगता है शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, विदेशी यात्रियों के जो वृतांत थे, विदेशी यात्रियों के वृतांतों में इनका वर्णन है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख जो है मिलता है, ये लेख है। ठीक है, यहाँ पे जो है लेख जो है हमें मिलता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है पहला ऑप्शन करेक्ट है कि महाराष्ट्र के पटने से जो है एक जो शुतुरमुर्ग है उसके अंडे के अवशेष मिले हैं। देखिए भारत में जो पूरा पाषाण युग, याद रखिएगा शुतुरमुर्ग जो है ये कब थे, पूरा पाषाण युग के दौरान जो है शुतुरमुर्ग होते थे, पूरा पाषाण युग के। कभी कोई अगर क्वेश्चन आ जाए कि शुतुरमुर्ग जो है मध्य पाषाण युग के समय में देखने को मिले या पूरा पाषाण के या नवपाषाण के, तो याद रखिएगा पूरा पाषाण। देखिए एक्सप्लेन करने का यही मकसद है, ये आपको दिखाने का यही मकसद है कि आप लोगों के जो दिमाग में ना छप जाए। ठीक है, क्योंकि जब देख लेते हैं ना चीज़ें तो हमारे माइंड में जो है रहती हैं, इसीलिए मैं इस तरीके से आप लोगों को करवा रही हूँ। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पे जो है क्या मिलता है, चित्रांकन भी मिलता है। ठीक है, तो जो शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं उनके छिलकों पे जो है चित्रांकन के भी अवशेष मिले हैं। इन अंडों से जो है मनके भी बनाए जाते थे। तो ये तीनों पॉइंट, 1, 2, 3, ये चारों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि स्टेटमेंट में पूछ दे, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि जो इनके अंडे हैं, इनके अंडे वाले शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं पूरा पाषाण युग में। अंडों के छिलकों पे जो है चित्रांकन मिलते हैं और इन अंडों से जो है क्या बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना गया है? थोड़ा सा जो है बैक में नॉइज़ आ रहा होगा, प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, जो आप लोगों का मेन फोकस है कंटेंट पर, उस पर बस रखिएगा। ठीक है, मैं कंटेंट के जो क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छी दूंगी। क्वांटिटी भले ही मैं इतना नहीं दे पाऊँ, लेकिन क्वालिटी आप लोगों को पूरी मिलेगी यहाँ पर। हाँ,
तो आरंभिक मानव की समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना गया है? गिरनार का शैल अभिलेख? बिल्कुल नहीं। पातशाहनामा चित्रकला? बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला? बिल्कुल। ठीक है, कांगड़ा शैली चित्र नहीं। जो मध्य प्रदेश में जो है शैल चित्र मिले थे ना भीमबेटका से, वही जो है बताते हैं क्या कि आरंभिक मानव के बारे में जो है प्राथमिक स्रोत जो है कहाँ से मिला था? भीमबेटका से। ठीक है, अब ये देखिए, अब भीमबेटका कहाँ है, इससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं इनको देख लीजिए। देखिए भीमबेटका, इस पुरास्थल पर जो है गुफाएं और कंदाएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। और ये गुफाएं कहाँ पर हैं? जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये नर्मदा घाटी के पास में है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलता हूँ तो शैल चित्रकला मिला है भीमबेटका से। और यहाँ पे जो है आरंभिक मानव देख रहे हैं कि ये मानव मतलब इसके पीछे जो है कुत्ता के मतलब एक जानवर के पीछे जो है दौड़ रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे कौन? मानव। ठीक है, उनमें से कुछ दीवारों पे चित्र मिले जिसमें सुंदर आपको उदाहरण मध्य प्रदेश के दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र में जो है देखने को मिल सकता है। इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण जो है किया गया है। तो ये शैल चित्र है, भीमबेटका से मिला हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जिससे कि पता चलता है कि आरंभिक मानव जो थे। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को एक जो क्वेश्चन आता है इससे आता है, इसको देखिएगा, दिख रहा होगा, दिख रहा है तो कमेंट कीजिएगा जरूर। देखिए क्वेश्चन आता है पूरा पाषाणिक पुरास्थल कौन से हैं, नव पाषाणिक पुरास्थल कौन से और महापाषाणिक पुरास्थल कौन से हैं? आरंभिक गांव और आरंभिक नगर। ठीक है, मैं बताऊं तो मेरे टाइम में जो है ना आया, मेरे टाइम पे जो आया था वो ये कि आरंभिक गांव, जो आरंभिक गांव है वो कौन है? तो इनामा गांव, ये सबसे आरंभिक गांव है। आरंभिक नगर की अगर हम बात करें तो मुंबई, कोलकाता आरंभिक नगर की बात करते हैं। ठीक है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से हैं? तो जो भी आपको ये दिख रहा है ना ट्रायंगल, ठीक है, भीमबेटका, हुस्की, कुर्नूल। और हुस्गी और कुर्नूल के बारे में पूरे फैक्ट्स जो है मैंने नोट्स में बताया है। आज नोट्स जो है मैं दे दूंगी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को जो है पूरी चीज़ें जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मिलने वाला है, तो बस आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी एकदम पूरा जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, ना ही उस टाइम पे जो है इतना मतलब कि इतना आसानी से जो है मटेरियल मिल जाते थे। ठीक है, तो आप लोगों को तो मिल रहा है, तो आप लोग जो है इसका फ़ायदा उठाइए अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आप लोगों को चाहते हैं आप लोग जो है सीटेट इस बार पास करना तो देखिए, तो पूरा पाषाणिक पुरास्थल जो है भीमबेटका है, हुस्गी है, कुर्नूल है। अगर आ जाता है नव पाषाणिक पुरास्थल तो याद रखिएगा कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरांद, दाऊजली हेल्डिंग। अब इनसे जो रिलेटेड ना फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। बुरझोम, मेहरगढ़, हुल्लूर और पयमली, ये जो है कौन से राज्य में, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे चिरांद जो है बिहार में है, ठीक है, कोल्डी हवा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, ये बुरझोम जो है जम्मू कश्मीर में है, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में। ये किस जगह पर ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस मैप के थ्रू याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद रहेगा। महापाषाणिक पुरास्थल ब्रह्मगिरी और आदि चंद्रलूर। तो पूरा पाषाणिक स्थल और महापाषाणिक पुरास्थल तो याद आसानी से रहेगा, लेकिन आप लोग जो है नौ पाषाणिक पुरास्थल है इनको पूरा जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कहाँ पर कौन सा स्थल है ये भी आपको पता होना चाहिए। बताते बताते मैं कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, इसीलिए कोशिश रहती है कि चीज़ें क्लियर हो जाए बस आपको। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डैश पर लिखी गई हैं। द अर्लीस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन, जो सबसे पुरानी जो पांडुलिपियाँ थी वो किस पे लिखी गई थी? पाल्म लिप्स, स्टोन, पेपर या वुड, मतलब ताड़ पत्रों पे, पत्थर या कागज या लकड़ी। तो याद रखिएगा जो सबसे पुरानी जो पांडुलिपियाँ थी ना, ये भुर्ज नामक एक पेड़ होता था। कौन सा? भुर्ज नामक एक पेड़ होता था, इसी पर जो है लिखी गई थी ताड़ पत्रों पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? पहला ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और कौन से? भुर्ज नामक जो है पेड़ थी। ये देखिए, ये आपको देखा है, ये देखिए एक पांडुलिपि है और ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ठीक है, किताब जो बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनको अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि जो है, ये देखिए भुर्ज नामक जो छाल होता था उसी पर जो ये पांडुलिपियाँ जो तैयार की जाती थी। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी थी? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या महापाषाण काल? तो आप लोगों को बता दूं सबसे पहला जो काल है पूरा पाषाण काल, तो ये जो है सबसे लंबी अवधि थी। पैलोलिथिक एज जो है ये सबसे लंबा माना जाता है और ये जो है 20,000 साल से 12,000 साल तक, मतलब 20 लाख साल से जो है आपका 12,000 साल वर्ष तक जो है माना जाता है। ठीक है,
देखिए पुरातत्वविदों ने बड़े नाम दिए हैं इसमें। पूरा पाषाण काल मतलब कि वो काल जिसमें पत्थरों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, प्राचीन पूरा का मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण मतलब पत्थर। तो ये जो काल था, ये जो है कौन सा काल था? पत्थरों का काल। ठीक है, और इसका जो पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का माना जाता है। ठीक है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का जो समय था पूरा पाषाण काल, और सबसे लंबा साल यही था। ठीक है, और इसके बाद जो होता है आरंभिक, मध्य, उत्तर पूरा पाषाण काल। इसी को जो है 3 भागों में बांटा गया था। पहला जो है आरंभिक पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, जितनी भी जो घटनाएं हुई हैं ना, जो भी घटनाएं हम पढ़ते हैं वो 99% जो है इसी के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में ही पढ़ते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन कि पर्यावरणीय बदलाव कब मिलते हैं? तो ठीक है, तो वो जो है 12,000 साल के बाद, मतलब कि 12,000 साल से लेके 10,000 साल के पहले का। तो जो आपका जो मध्य पाषाण काल था उसको, ठीक है, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग, जो मध्य पाषाण युग था, इसी समय जो है पर्यावरणीय बदलाव हुए थे, याद रखिएगा। इसी को जो है मेसोलिथिक बोला जाता है। और इस काल में जो है पाषाण औजार, जो पत्थरों से बने जो औजार होते थे वो छोटे होने लगे थे। माइक्रोलिथिक यानी कि लघु पाषाण इन्हें जो है कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि जो औजार हुए छोटे छोटे बनने लगे थे। इन औजारों में जो है हड्डियां या लकड़ियों के जो है मुट्ठे लगने लगे थे। जो मुट्ठे होते थे उसमें जो है हड्डियों से या लकड़ियों के मुट्ठे लगाए जाने लगे थे। साथ जो है पूरा पाषाण युग के औजार इस दौरान जो है बनाए जाते रहे। मतलब जो पूरा पाषाण युग के जो औजार है वही बनाए जाते रहे, लेकिन जो औजार है छोटे हो गए थे। औजार की जो मुट्ठे पकड़ने के लिए होते थे उनको जो है लकड़ियों और हड्डियाँ उसमें लगाए जाने लगे। तो इस तरीके से जो है ये जो मध्य पाषाण काल का समय माना जाता था, मेसोलिथिक एज, इसमें जो है पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले। और इसका साल जो है याद रखिएगा 12,000 साल से लेके 10,000 साल पहले तक। ठीक है, 10,000 साल के पहले से अगले युग की जो शुरुआत है वो 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नव पाषाण युग कहा जाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो पूरा स्थल है उनको याद रखना है, क्योंकि अगर वो याद नहीं रखेंगे वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आए हैं। ठीक है, मैं करवाऊँगी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किन जगहों से क्या चीज़ें मिली है, ये भी क्वेश्चन किए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम वही करेंगे, बस जो नोट्स दूंगी ना उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है। अभी मैंने बताया ना मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में, तो ये बात तो सही है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। बिल्कुल, मेहरगढ़ से जो है खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ए और बी दोनों ही यहाँ पे सही है, तो आपका 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अब ये देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। देखिए, जो मेहरगढ़ है, एक मिनट, मेहरगढ़ ये पूरा पाषाण काल का जो है पूरा स्थल है। और आप लोगों को बता दूं तो सबसे ये जो है ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास जो है एक हरा भरा समतल मैदान है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहां स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले इस इलाके में गेहूं, जौ उगाना शुरू किया था। और पशु में पूछा जाए तो भेड़ और बकरी पालना शुरू किया था। मेहरगढ़ कौन सा पूरा स्थल है? तो ये जो है ये पूरा पाषाणी पूरा स्थल है, पूरा पाषाणी। ठीक है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, याद रखिएगा। और ये जो है ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास जो है एक हरा भरा मैदान है। ये वही स्थान है जहाँ पे स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले जो है गेहूं और जौ उगाना शुरू किया था, और जानवरों में भेड़ और बकरी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, देखिए, खुदाई में सबसे पहले जो है यहाँ से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। ठीक है, जिसमें हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवर जो थे उनकी जो है हड्डियाँ देखने को मिली है। भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ यहाँ पर मिली हैं, इसीलिए बोला जाता है कि भेड़ बकरियाँ भी थीं। ठीक है, ज़्यादातर मवेशी जो घर में पाले जाते थे उन्हीं के ही हड्डियाँ मिली हैं। तो इसका मतलब कि ये लोग जो है जानवरों को पालते थे। एक क्वेश्चन आता है कि मेहरगढ़ में जो है इसके अलावा जो चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिलते हैं। याद रखिएगा, जो मेहरगढ़ था यहाँ पे जो है चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। और घर में जो है ना 4 या उससे ज़्यादा जो है कमरे देखने को मिले हैं। और इसमें से मतलब हो सकता है कि कुछ रहने के लिए और कुछ भंडारण के काम आते हों। ठीक है, यहाँ पे लोग जो है गाँव में रहते थे। गाँव की विशेषता क्या थी वहाँ पे कि भोजन के उत्पादन में जो है ज़्यादातर लोग जो है भोजन के उत्पादन में लगे रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक राज्य में हड़प्पा नगर सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या मिले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो हड़प्पा के सबसे ज़्यादा जो नगर मिले हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जो है गुजरात में मिले हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा लोथल जो है, ठीक है, लोथल भी जो है वहीं का ही है। धौलावीरा, सोतकोटदा, तो ये कहाँ के हैं? ये जो है गुजरात के। तो सबसे ज़्यादा जो है हड़प्पा के पूरा स्थल जो है वो है गुजरात में मिले हैं। आपका इसमें जो है कुछ ज़्यादा नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? महापाषाण काल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? इसका उपयोग जो है दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, जो महापाषाण का जो महापाषाण के बारे में बताया जाता है, महापाषाण पत्थर जो होते थे, इनका उपयोग जो है दफन करने की जगह को जो चिन्हित करने के लिए, तो सही बात है। ये सभी जो है भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए हैं। यह पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाते थे? बिल्कुल नहीं। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे? नहीं। तो याद रखिएगा, जो महापाषाण पुरा स्थल है ना, ये जहाँ पे भी जो चीज़ें दफन की जाती थी उनको चिन्हित करने के लिए जो है होते थे इस तरह के। ठीक है, तो ये जो है ये देख सकते हैं गोलाकार सजाए हुए पत्थर हैं। ठीक है, और ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। ठीक है, यही एकमात्र प्रमाण मिला है महापाषाण के निर्माण में लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कि इसमें मतलब कि जो गड्ढे को खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, तो इस तरीके से जो है पत्थरों को तराशना, मरे हुए लोगों को दफनाना, तो इससे जो है मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए जो है चिन्हित करने के लिए ये इसका प्रयोग हुआ है। अभिलेख वह स्थान है जहाँ पर खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता था? नहीं। पुरातत्व द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर या ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता था? नहीं। ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता था? बिल्कुल। जो अभिलेख होते थे, वो अभिलेख क्या है? जहाँ पे पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता था। खुदाई में पाई गई पशु और पक्षियों की हड्डियों? बिल्कुल नहीं। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कई बार जो है पूछा जाता है कि अभिलेख जो है बनते कैसे थे? तो याद रखिएगा, अभिलेख जो है कठोर सतहों पे उत्कीर्ण करवाए जाते थे। ठीक है, इनमें से कई अभिलेख जो है 100 वर्ष पूर्व भी लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग होता था। साथ साथ में जो है इनके लिए जो भाषाओं और लिपियों में कुछ बदलाव भी आए बाद में। तो अभिलेख जो है ज़्यादा, जो अभिलेख के लिए अगर बोला जाए तो यहाँ पे जो है पांडुलिपि और दस्तावेजों को जो है मेनली रखने के लिए जो है बनाया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन जो है अच्छा लगता है, वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगती है, लगता है कि आप लोग इस तरीके से तैयारी करें तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। क्लास 6 की हिस्ट्री, ठीक है, क्लास 6 की हिस्ट्री की जो है प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट करवा दिया है। चैप्टर वाइज पूरा टोटल 12 चैप्टर हैं और पूरे चैप्टर को 7 से 8 वीडियोस में मैं कंप्लीट करवा दूंगी। फिर जो है आप लोगों की देखिए, एक इसकी प्रैक्टिस होगी, एक आपकी जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, और साथ में क्लास 7 की जो है हिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो ये 3 दिन की जो क्लासेस है ना, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, जो आपकी पेपर 2 एसएसटी के लिए क्लास है, मंडे वेडनेसडे, याद रखिएगा ये टाइमिंग, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। तो इस दिन जो है आप लोगों की एसएसटी क्लास होगी। बाकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो है आप लोगों की सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, बहुत जल्दी मैं पैडागोजी की सेशन लेकर आने वाली हूँ कि पैडागोजी को किस तरीके से सॉल्व करना है। बस जुड़े रहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, यहाँ से डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर